स्टूडेंट टुडे वी आर डूइंग क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या होती है स्टूडेंट, ये दोनों सेम चीजें नहीं होती है। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर डिफरेंट। सबसे पहले ब्रीदिंग क्या होती है ये हम 6th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, मतलब कि ये क्या है, हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस जो है चलता रहता है, इसे बोला जाता है ब्रीदिंग, कि हम सांस ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन आपको क्या है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस कैसे कि हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, देन उसके बाद ऑक्सीजन क्या कर रही है, हमारा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेता है, वो उसको लेकर जो है हार्ट तक ले जाता है, फिर वो पूरे आपके ऑर्गन्स में पंप होती है, उसके बाद वो आपके सेल्स तक जाती है। सेल क्या होती है, हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। हमारे सेल तक जाने के बाद वहां पर ब्रेकडाउन होता है उसका, और फिर वो हमें उससे एनर्जी मिलती है। तो ये क्या है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन, और ये क्या है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दैट्स इट। ये ब्रीदिंग में आता है। रेस्पिरेशन में प्रॉपर हमें जो हम इनहेल कर रहे हैं उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, वो सब आपकी रेस्पिरेशन में आती है। One day बोजो was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year। बोजो जो है वेट कर रहा था अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, जो कि 1 साल बाद टाउन में आ रहे थे। He was in a real hurry, he wanted to receive them at the bus stop। वो जो है बहुत हरी में था, बहुत जल्दी में था उनको रिसीव करने के लिए, जो कि बस स्टॉप पे आने वाले थे। बहुत तेज भागता है वो और बस स्टॉप पे कुछ ही मिनट में पहुंच जाता है। He was breathing rapidly, वो क्या है, तेज तेज ब्रीथ करने लगता है। His grandmother asked him why he was breathing so fast, कि वो इतनी जल्दी जल्दी ब्रीथ क्यों कर रहा है। बोजो told her, बोजो ने बताता है कि वो पूरे रास्ते जो है रनिंग करके आया है, बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स अस, कि जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हम ब्रीथ फास्ट क्यों करने लग जाते हैं। द आंसर टू बोजोज क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है, कि हम जो है ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन क्या होती है, और ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम थिंग नहीं है, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। अब हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। Why do we respire? अब हम देखते हैं कि हम रेस्पिरेट क्यों करते हैं। इन चैप्टर सेकंड जो आपका था न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल, जो कि सेल होते हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है हमारी, बहुत ही स्मॉलेस्ट होती है, मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू ही आपको सेल दिख पाता है। सेल के ग्रुप से क्या बनता है आपका, ग्रुप ऑफ सेल बनाता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर आपकी ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। तो आपका सेल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी हर फंक्शनिंग के लिए। और जब भी आप कोई फंक्शन करते हैं या आप कोई भी काम करते हैं तो उस चीज को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो सेल को एनर्जी कहां से मिलती है, वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेशन के थ्रू उसे एनर्जी मिलती है। सेल आपकी जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है और वेरियस फंक्शंस करती है सेल, और इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। और मेन जो हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन की, वो आपकी कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो कि आपके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे कि हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है। ये इसीलिए बोला जाता है कि सेल को एनर्जी चाहिए, इस वजह से हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस, इन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए होती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी। हम चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम कुछ पढ़ रहे हैं, चाहे हम गेम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें हर चीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। बट वेयर डज द एनर्जी केम फ्रॉम, लेकिन एनर्जी आती कहां से है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट यू दैट यू शुड ईट रेगुलरली। आपको आपके पेरेंट्स क्यों कहते हैं कि आपको रेगुलर टाइम पे जो है, टाइम इंटरवल पे अपना खाना फिनिश करना चाहिए। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। फूड के अंदर जो एनर्जी होती है वो कब मिलती है हमें, वो कब रिलीज होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू रिलीज होती है वो। Therefore, all living organism respire to get energy from food। इसीलिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किस लिए रेस्पायर करता है, रेस्पिरेशन किस लिए करता है, ताकि उसे फूड से एनर्जी मिल सके। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर। ब्रीदिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो है इनहेल करते हैं और एक्सहेल कर देते हैं एयर को। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। आपने एयर की कंपोजिशन पढ़ रखी है कि उसमें जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एंड सम अदर गैसेज प्रेजेंट है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अब बाकी सारी गैसेज आ जाती हैं आपकी। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम एयर ब्रीदिंग, वी ब्रीथ इन एयर, हम क्या करते हैं, एयर को ब्रीथ इन करते हैं एंड ब्रीथ आउट भी करते हैं। जब ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो है हम एयर ले भी रहे हैं, इनहेल भी कर रहे हैं और एक्सहेल भी कर रहे हैं। एयर इनहेल कौन सी करते हैं, जिसके अंदर की सारी मिक्सचर ऑफ गैसेज होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एयर की कंपोजिशन में क्या होता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, एंड सम अदर गैसेज भी प्रेजेंट है। तो हम एयर ले रहे हैं, जिसे कि हम बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। वी ब्रीथ आउट विथ एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और हम ब्रीथ आउट कौन सी एयर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम ब्रीथ आउट कर देते हैं। इसीलिए हमें जर्नली जब
स्टार्टिंग में हमें सिखाया जाता है तो हमें बोला जाता है हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। जबकि स्टूडेंट हम एयर, ऐसा तो नहीं है कि कोई जो है हम सिर्फ ऑक्सीजन ही ले पाते हैं एटमॉस्फेयर से, जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में हम सबको इनहेल करते हैं और फिर उसके बाद ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में और उसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम एक्सहेल कर देते हैं बाहर। तो यही प्रोसेस आपका होता है ब्रीदिंग। The air we breathe in is transported to all part of the body and ultimately to each cell. In the cell, oxygen in the air help us the breakdown of food. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. Cellular respiration takes place in the cells of all the organism. तो इसको थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में हम समझते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको करवा चुकी हूँ सेलुलर रेस्पिरेशन, जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा समझाया था कि कैसे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वेलाई प्रेजेंट होती है और उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और उससे कैसे आपके रिक्वायर्ड सेल तक जो है ब्लड जाता है, ब्लड सप्लाई होती है और खाना जाता है आपका और फिर उसके बाद ब्रेकडाउन होती है। तो वो थोड़ा सा मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। आपने देखा होगा जब भी आप जो है ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका हीमोग्लोबिन। आरबीसी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका क्या है? हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लंग्स से वो ऑक्सीजन को लेता है, देन उसके बाद हार्ट में जाता है आपका ब्लड, हार्ट से वो पूरी बॉडी में आपके ट्रांसफर हो जाता है। पूरी बॉडी में जब पंप हो जाता है तो वो क्या है, एक एक सेल तक आपका ब्लड पहुंच जाता है। फिर सेल्स के अंदर जो होता है, सेल के अंदर क्या होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। सेल के अंदर आपका क्या होता है, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ था आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ब्रेक डाउन होता है। मतलब कि ग्लूकोज जो है आपका, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की तो सप्लाई हो रही है ना ब्लड में, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या करता है, आपका एक केमिकल रिएक्शन करता है जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आपको एनर्जी मिल जाती है। तो ये होती है आपकी रिएक्शन जिसमें कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या ब्रेक डाउन करते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी हमारी बॉडी जो है यूज कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका दोबारा से लंग तक जाता है और लंग से वो एक्सहेल हो जाता है नोस्ट्रिल की हेल्प से। तो ये आपका कहलाया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है और बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। तो ये आपको होप सो अच्छी तरह समझ आ गया। इन दिस सेल द फूड जो ग्लूकोज है इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। जो मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो विद व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर व्हेन द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन, एरोबिक रेस्पिरेशन आपका वो होता है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ब्रेकडाउन आपके फूड का होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेज एनर्जी, ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो है वो एनर्जी को रिलीज करता है। दोनों ही फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है एंड एनर्जी आपको देता है। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देती हूँ एक बार। अब एरोबिक रेस्पिरेशन होती क्या है स्टूडेंट? एरोबिक रेस्पिरेशन उसे बोलते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, उसे बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज जो भी आपने खाना खाया था प्लस ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन उसके साथ मिलती है तो वो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी देती है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाता है, इसीलिए बोला जाता है ये गैसियस एक्सचेंज भी करती है। तो आपके डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले आप बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। यहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, यहां पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो बताती हूं मैं अब आपको। एनारोबिक में क्या होता है, जब ग्लूकोज जो है ब्रेकडाउन तो ग्लूकोज का यहां पर भी होगा और यहां पर भी हो रहा है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो ग्लूकोज क्या बनेगा, ब्रेक होके आपका अल्कोहल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और एनर्जी आपको मिल ही रही है इसमें। लेकिन इसमें जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का नहीं होता है और इसमें जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो काफी सारे डिफरेंस है इनके। डिफरेंस की बजाय पहले आप इनको समझ लीजिए अच्छी तरह से कि इनकी डेफिनेशन क्या है, तब आप ये इसके पॉइंट्स बना के अपने आप लिख सकते हैं। और स्टूडेंट ये टॉपिक जो है +2 तक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी इसका क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो इसलिए अच्छी तरह समझिए। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जिसमें कि डिफरेंस काफी सारे स्टूडेंट, लेकिन सबसे पहले समझिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला, देन आपका प्लस ऑक्सीजन, तो आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा एंड एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी, आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर देंगे, हम एक्सहेल कर देंगे, वो जो है बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन हमने यूज कर ली है। तो इसमें क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है स्टूडेंट, यहां पे ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन तो है नहीं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, तो इससे क्या बन रहा है आपका इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल आपने सुना होगा ना, बियर, वाइन, ये सब किसके पार्ट होते हैं, अल्कोहल के। तो इसीलिए आपकी यीस्ट जो है, जो कि आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसमें ईस्ट एग्जांपल है इसका एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, तो ईस्ट को यूज किया जाता है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन एंड बियर। इसी वजह से यूज किया जाता है क्योंकि जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो उससे बनता है आपका अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी आपको इस प्रोसेस के थ्रू भी मिल रही है।
और ये प्रोसेस ऐसे होता है स्टूडेंट जैसे कि गैसियस एक्सचेंज हो रहा है कि ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन जो है आपके लंग्स तक पहुंची है, फिर वहां से क्या किया है आपके हीमोग्लोबिन ने वहां से कैरी करके फिर आपके हार्ट तक पहुंचाया, हार्ट ने पंप कर दिया है सारे ऑर्गन्स में और हमारे सेल तक पहुंच जाता है। सेल के अंदर हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही आपकी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसमें उससे क्या निकलता है आपका वाटर वेपर्स निकल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है एंड आपको एनर्जी भी मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वहां से जो निकलती है उसे हम एक्सेल कर देते हैं, तो इसे गैसियस एक्सचेंज भी बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। एनएरोबिक में क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और वो जो है उसकी ब्रेकडाउन से अल्कोहल निकलता है। अब स्टूडेंट जब रिएक्शन जो होता है उसमें गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन यूज होती है। इसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है और ऑक्सीजन एब्सेंस रहती है। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी देते हैं। इसमें ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ब्रेकडाउन होता है एंड एनर्जी तो आपको मिल ही रही है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के आपके एग्जांपल हो गए हैं जैसे यीस्ट, फंजाई वो हो गए हैं। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के, ह्यूमन बींग्स ये सब आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल्स हैं। फिजिकल एक्टिविटी जो हम करते हैं हमारी मसल्स में कौन सी वाली रेस्पिरेशन होती है उस टाइम एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसके कारण क्या होता है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है क्योंकि हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी है डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं हमारी फिजिकल एक्टिविटी में। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है कई बार हमें क्रैम्प महसूस होते हैं जब ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपकी प्रोड्यूस होती है। इनकंप्लीट ब्रेकडाउन होता है या ग्लूकोज का, यहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो जब हम हॉट वाटर बाथ वगैरह लेते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है, तो आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। इस कारण से आपके क्रैम्प ठीक हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो ये आपको समझ आ गया अब अच्छी तरह से, होप सो। यही था इसमें कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का बेसिक क्या होता है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका है। तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा है अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल क्या है आपका ईस्ट है। ईस्ट में क्या होता है आपका ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रेस्पायर करते हैं और उससे उनके बाय प्रोडक्ट क्या बनते हैं, अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी मिलती है उन्हें। ईस्ट जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एनएरोबिकली रेस्पायर करता है एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, जो कि हमने देख लिया है इनकी ब्रेकडाउन में अल्कोहल निकलता है। इसीलिए ईस्ट को यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन एंड बियर के प्रोसेस में, इनको यूज किया जाता है। अवर मसल सेल्स, अभी जो मसल सेल्स है वो किस तरह से जो है एनारोबिकली रेस्पायर करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में आप ये पूछोगे कि हमारी बॉडी के अंदर तो मैम जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है सेल्स के अंदर, लेकिन हमारी मसल जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे करती है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पहले बता देती हूँ, फिर हम बुक से पढ़ते हैं। आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपने देखा होगा कि आपकी ब्रीदिंग क्या होती है, आपकी ब्रीदिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत तेज तेज आप ब्रीथ करने लग जाते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हैं तो उसमें क्या होता है आपकी मसल की मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो उस टाइम मसल्स में कौन सी आपकी रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। क्यों? क्योंकि आपकी जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई है वो तो लिमिटेड है, लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड उस टाइम बढ़ गई है, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो गई है, आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई उस टाइम इतनी नहीं है जितनी की आपको जरूरत है, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज्यादा हो रही है ऑक्सीजन की। तो इसलिए उस टाइम जो रेस्पिरेशन होती है आपकी मसल्स में वो कौन सी होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होकर क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है एंड आपका एनर्जी की फॉर्म देता है। एनर्जी आपको मिलती तो है लेकिन वो क्या होती है आपकी इनकंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। इसी वजह से आपको कई बार आपने देखा होगा कि जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो आपको क्रैम्प होने लग जाते हैं, दर्द होने लग जाता है किसी पर्टिकुलर मसल्स में। तो वो किस लिए होता है मसल क्रैम्प? क्योंकि जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है तो वो इनकंप्लीट आपका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, और लैक्टिक एसिड के कारण जितनी ज्यादा आपकी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है उसी कारण से एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण आपको क्रैम्प फील होता है। और फिर उससे रिलीफ कब मिलता है स्टूडेंट आपको? आपने देखा होगा कि जब भी आपको बॉडी में क्रैम्प होते हैं तो उससे रिलीफ आपको कब मिलता है? जब आप हॉट वाटर बाथ लेते हैं, मसाज करवाते हैं, या फिर जैसे आपकी बॉटल्स होती हैं गर्म पानी की उनसे जब सिकाई करते हैं तो उस टाइम आपको आराम मिलता है। किस वजह से मिलता है? क्योंकि जितना ज्यादा आप हॉट वाटर बाथ लेंगे आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो आपके ब्लड में क्या इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। इस कारण से आपके क्रैम्प ठीक हो जाते हैं जब आप हॉट वाटर बाथ में बैठते हैं। तो अब आपको होप्सो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स में किस तरह से होता है, क्योंकि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज में क्या होता है, या फास्ट रनिंग, साइकिलिंग आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है हमारी एनर्जी जो है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है कि भाई वो ब्रेक डाउन करे और हमारी बॉडी को एनर्जी दे, लेकिन उसमें सप्लाई तो हमारी ऑक्सीजन की लिमिटेड ही है, हम इनहेल तो ऑक्सीजन को लिमिटेड ही कर पा रहे हैं। तो इस वजह से जो होता है वो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारी मसल्स के अंदर, जिससे कि हमारा लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में उसी के कारण जो है क्या होता है, जब लैक्टिक एसिड ज्यादा होती है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन आपकी ग्लूकोज का नहीं हो पाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसी वजह से आपको क्रैम्प जैसा फील होता है, आपको पेन होता है अपनी मसल्स में। तो यही इसमें दे रखा है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? द क्रैम्प अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। जो पार्शियल ब्रेकडाउन मतलब कि कंप्लीट ब्रेकडाउन यहाँ पर नहीं होता है ग्लूकोज का, जैसे कि आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है और एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड वो क्या करते हैं, आपको मसल क्रैम्प करते हैं, जो आपको पेन होता है मसल्स में।
वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और मसाज। कैन यू गेस व्हाई इज इट सो? देखिए, हॉट वाटर बाथ और जो मसाज होती है वो क्या करती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देती है, तेज कर देती है, तो उससे ऑक्सीजन जो होती है आपके सेल्स तक बहुत इजीली पहुंच पाती है। इस वजह से वो क्या होता है, आपके इसको क्रैम्प्स को जो है ठीक कर देता है। हॉट वाटर बाथ और मसल्स इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है उससे। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू दी मसल्स इंक्रीजेस, इसीलिए मसल सेल तक जो सप्लाई है ब्लड की वो इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है हमारे ब्लड में। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जब आपकी प्रेजेंस होगी ऑक्सीजन की तो आपका कौन सा फॉर्मूला होगा, तो आपका होगा ग्लूकोज। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा एंड एनर्जी बनाएगा। वहां पर लैक्टिक एसिड की बजाय यहां पर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा फूड का और आपको प्रॉपर एनर्जी मिल जाएगी, जिससे कि आपके क्रैम्प्स जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो हर चीज के पीछे लॉजिक है स्टूडेंट, अच्छी तरह से समझ के चलेंगे आप तो वो जो है आपका साइंस बहुत ही इजी लगने लग जाएगा। आपका आ गया है ब्रीदिंग। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। कोई भी एक्टिविटी स्टूडेंट, मैं हर चैप्टर में आपको बताती हूँ कि कोई भी एक्टिविटी साइंस में होती है वो टीचर के सुपरविजन के अंडर ही आपकी होनी चाहिए। घर पे आपको नहीं करनी है, अकेले में आपको नहीं करनी है, क्लासमेट के साथ आपको नहीं करनी है, आपको जो है टीचर के साथ ही वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। हाउ डिड यू फील आफ्टर सम टाइम। आपने जो है अपने नोस्ट्रिल और माउथ क्लोज कर लेना है और अब वॉच को देखना है, कुछ देर बाद आपको कैसा फील हो रहा है। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज, और कितनी देर तक आप उनको क्लोज रख सकते हैं। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, और आपको वो टाइम नोट करना है कि कितनी देर तक आप अपने ब्रीथ को होल्ड करके रख सकते हैं। ये जो एक्टिविटी है आपकी बुक में लिखी हुई है, दैट्स व्हाई ये एक्टिविटी मैं आपको बता रही हूँ, और ये जो है ये टीचर के सुपरविजन के अंडर ही होनी चाहिए, और ज्यादा देर तक आपको ब्रीदिंग अपनी नहीं रोकनी है, बिकॉज ये आपको हार्म पहुंचा सकती है स्टूडेंट। सो नाम से आपको ये पता लग जाएगा कि आप ज्यादा देर तक जो है ब्रीदिंग के बिना नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं जिंदा रह सकते हैं। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे क्या होते हैं, जो कि हमारा नोज है, नोज के बाद विंड पाइप में जाती है, विंड पाइप से हमारे लंग्स में जाती है, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। तो इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं, जिसमें कि हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल कर देते हैं। इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू अवर बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब है इन करना, कि अंदर लेना। जिस ऑक्सीजन रिच जो एयर है वो जब हम इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, उसे इनहेलेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। और जब हम गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड एयर को हम बाहर निकाल देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, आउट कर देते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सहेलेशन। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ देन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जब तक जिंदा रहता है, जब तक ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस ऑल्टरनेटिवली। अ ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को दोनों को मिला के जो ब्रीदिंग होती है उसे ब्रीदिंग रेट कहा जाएगा आपका, जितनी 1 मिनट में होती है। इसको अच्छी तरह समझिए स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क्स कर लीजिएगा। और ये जो आपके एरोबिक एंड एनएरोबिक पूछे गए थे, इसको भी आप स्टार मार्क करेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन होती कितने टाइप्स की है, कौन सी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, कौन सी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, और इसमें आपका डिफरेंस भी आ सकता है। तो इसमें ब्रीदिंग रेट आप अच्छी तरह से समझिए कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग प्रोसेस, आपको सिर्फ इसमें ये नहीं लिखना है कि हम सांस ले रहे हैं वो ब्रीदिंग है, नो। ब्रीदिंग मतलब इन एंड आउट, जो गैसियस एक्सचेंज ये हो रहा है इसको पूरे को ब्रीदिंग बोला जाता है। और ब्रीदिंग रेट क्या होती है कि 1 मिनट में आपने कितना इन एंड कितना आउट किया है अपना, वो आपका कहलाया जाएगा ब्रीदिंग रेट। द नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स अ पर्सन ने जो है ब्रीद किया है, मतलब इनहेल किया है और एक्सहेल किया है 1 मिनट के अंदर, उसे ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। ब्रीथ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि इनहेल कितना किया है या एक्सहेल कितना किया है, इनहेल कितना किया है प्लस एक्सहेल कितना किया है। हम जब एक बार इनहेल कर रहे हैं तो उसके साथ हम एक बार एक्सहेल भी करेंगे, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसलिए इनहेलेशन, जो ब्रीदिंग का मतलब होता है वो होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो अब आपको समझ आ गया, ब्रीदिंग रेट का मतलब है कि कितनी बार एक पर्सन ने 1 मिनट के अंदर इन एंड आउट किया है आपकी एयर को। Then है Bojo. Bojo noticed that when he released his breath after holding it for some time, he had to breathe heavily. Can you tell him why it was so? देखिए क्यों होता है स्टूडेंट ऐसे, कुछ देर तक आप जब सांस रोक के रखते हैं, जो ये एक्टिविटी है आपकी, जब आप मान लीजिए कुछ सेकंड्स के लिए जब आप सांस रोक के रखते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं और लेने लगते हैं तो आप बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करने लग जाते हैं, ब्रीदिंग बहुत फास्ट करने लग जाते हैं, हैवीली करने लग जाते हैं। किस वजह से स्टूडेंट? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि सेल्स जो होते हैं, जो आपकी बेसिक यूनिट है, उनको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। तो जब उन तक ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच रही है तो हम जो है नॉर्मल ब्रीथ करेंगे। लेकिन अगर
कुछ देर तक हमने ब्रीथ होल्ड कर लिया तो ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी तक पहुंच नहीं रही है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं है तो क्या होगा, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो वीक होने लग जाएंगे, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। तो इसलिए जैसे ही फिर हम ब्रीथ करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई, मतलब उनकी डिमांड जो बड़ी थी उसमें सप्लाई करने के लिए हम जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं ताकि उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच पाए। इस वजह से हम जो है हैवीली ब्रीथ करने लगते हैं कुछ देर सांस रोकने के बाद। Do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of the oxygen by the body? Let us find out by doing the following activity. अब हम देखते हैं कि ये क्या कांस्टेंट प्रोसेस है या फिर जिस बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की उसके हिसाब से हम ब्रीथ करते हैं। तो हम कुछ एक्टिविटी करके देखते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा। एक्टिविटी 6.2, जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग। हमें ये अवेयर भी नहीं होता है कि हम जो है ब्रीथ कर रहे हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसपे हमें ध्यान देना पड़े, ये ऑटोमेटिकली हमारी चलती रहती है। हाउएवर इफ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। अगर आप चाहें तो आप अपनी रेट ऑफ ब्रीदिंग को काउंट कर सकते हैं। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली, जो ब्रीथ इन और आउट कर रहे हैं आप नॉर्मली, फाइंड आउट हाउ मेनी ब्रीथ यू ब्रीथ इन एंड आउट इन 1 मिनट। आप 1 मिनट के अंदर कितना सांस ले रहे हैं और कितना छोड़ रहे हैं वो आपको काउंट करना है। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल? क्या आपने सेम नंबर ऑफ इनहेल लिया है, सेम नंबर ऑफ एक्सहेल लिया है? बिल्कुल यही होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा तो है नहीं कि आप 2 बार इनहेल कर रहे हैं फिर 1 बार छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप 1 बार इनहेल करते हैं और 1 बार जो है एक्सहेल करते हैं, तो इसलिए बिल्कुल इन दोनों की जो क्वांटिटी होगी वो बिल्कुल सेम होगी, नंबर बिल्कुल सेम होगा। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल? यस। नाउ यू काउंट योर ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट आफ्टर ब्रिस्क वॉक। एक ब्रिस्क वॉक करके आइए। एक बार तो आपने नॉर्मली ले लिया, जब आप बैठे हैं तब आप लीजिए अपनी ब्रीदिंग रेट, और एक बार आप बहुत तेज तेज चल के जा रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं उसके बाद आप अपनी ब्रीदिंग रेट को देखिए। रिकॉर्ड योर, आपको क्या रिकॉर्ड करना है? रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। एक तो कंप्लीट रेस्ट पोजीशन में जब आप हैं, मतलब कि कुछ भी एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हैं, रेस्ट पोजीशन में है, तब आप अपनी ब्रीदिंग रेट काउंट करेंगे। ब्रीदिंग रेट मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे काउंट करनी है। और ब्रिस्क वॉक करके आएंगे, मतलब तेजी से चल के आ रहे हैं या फिर दौड़ के आ रहे हैं कहीं से, तब आप अपनी ब्रीदिंग रेट देखेंगे। तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि हम जब दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग जो होती है वो फास्ट हो जाती है, और जब हम रेस्ट पोजीशन में होती है तो हमारी ब्रीदिंग जो है उसका नॉर्मल रेट रहता है। टेबुलेट योर फाइंडिंग्स एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन विद दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। आप अपने क्लासमेट्स से कंपेयर करेंगे, फिर जब आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं या फिर आप दौड़ रहे हैं तब आपकी ब्रीदिंग रेट क्या आती है और रेस्टिंग पोजीशन में आपकी ब्रीदिंग रेट क्या आती है। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट व्हेनेवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ही और शी ब्रीथ्स फास्टर। जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है तब हम बहुत जल्दी जल्दी फास्टली ब्रीथ करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं वो मैंने पूरा आपको बता दिया, क्योंकि हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए खाने को, और वो जो है ऑक्सीजन कब मिलती है हमें, जब हम प्रॉपर रेस्पिरेशन करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी में क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो तो लिमिटेड है लेकिन हमारी डिमांड बढ़ जाती है। तो इस कारण से जैसे ही हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हम तेजी से ब्रीथ करने लगते हैं। तो में आप अपनी फाइंडिंग्स लिख देंगे, जैसे आप अपने क्लासमेट्स का यहाँ पे नाम लिखेंगे। नॉर्मल कितनी ब्रीदिंग रेट आ रही है, आफ्टर अ ब्रिस्क वॉक मतलब कि तेजी से आप 10 मिनट चल रहे हैं उसके बाद कितनी आ रही है, फास्ट आप 100 मीटर रनिंग करके आए हैं उसके बाद कितनी आ रही है, और रेस्टिंग पोजीशन में आपकी ब्रीदिंग रेट कितनी आ रही है, वो सब आप इसमें लिखेंगे। On an average, an adult human being at rest breathe in and out 15 to 18 times in a minute. 15 to 18 times जो है एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की ब्रीदिंग रेट होती है जब वो रेस्टिंग पोजीशन में होता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान आपकी ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। 25 टाइम्स हो जाती है पर मिनट। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. हम जब कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो हम क्या होते हैं, हम ब्रीथ फास्ट तो करते ही हैं, उसके साथ साथ हम डीप ब्रीदिंग भी करने लगते हैं, जिस सो दैट कि हमारे अंदर ऑक्सीजन हम ज्यादा से ज्यादा इनहेल कर पाएं, जिससे कि हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं, जो सेल की एक्टिविटीज होती हैं, वो हम उन्हें सपोर्ट कर पाएं और उनको ऑक्सीजन जो है अच्छी तरह से सप्लाई कर पाएं। The above activity, you must have realized that whenever a person need extra energy, he or she breathe fast. As a result, more oxygen is सप्लाई टू अवर सेल्स। देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपको इससे पता लग गया होगा कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, हम ब्रीथ फास्ट करने लग जाते हैं। किस लिए हम रैपिड ब्रीथ करते हैं, ताकि हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम दे पाए। इट स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। और ये क्या करता है, जैसे ही आपके सेल्स तक जो है प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है तो वो क्या करते हैं, ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देते हैं आपकी फूड की, जिससे कि आपकी एनर्जी रिलीज होती है। डज दिस एक्सप्लेन व्हाई वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी? इसी
कारण से क्या होता है, हमें ज्यादा भूख लगती है जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद हमारी ब्रीदिंग जो है वो रैपिड हो जाती है, हम लंबे लंबे सांस लेने लग जाते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई बढ़ जाती है हमारे सेल्स में, और फूड वो क्या करती है, फूड का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देती है। रैपिड फूड का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और जैसे जैसे एनर्जी यूज होगी तो आपको जो है भूख ज्यादा लगेगी। तो यही उसका रीजन होता है। ये भी आप जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? जब आप ड्राउजी फील करते हैं, जब आपको नींद आ रही होती है, तो आपकी ब्रीदिंग रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। क्या आपकी बॉडी उस टाइम जो है सफिशिएंट ऑक्सीजन रिसीव कर रही होती है? देखिए बिल्कुल, जब भी आप ड्राउजी फील करते हैं, नींद आ रही होती है, तो क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो है ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो जाता है। इसी कारण से आपको यॉर्निंग होती है, उबासी आती है। उबासी में क्या होता है, जब आप माउथ ओपन करके उबासी लेते हैं तो उससे क्या होता है, आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अपने लंग्स तक पहुंचाते हैं, जिसके कारण आप थोड़ी देर अवेक महसूस कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, जब भी आप ड्राउजी फील करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। एक्टिविटी 6.3, फिगर 6.3 shows the various activities carried out by a person during a normal डे। आप नॉर्मल डे में ये पर्सन ये एक्टिविटीज करते हैं, वेरियस एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। इसमें एक पर्सन जो है वो कपड़े धो रही है, एक इसमें जो है वो स्लीपिंग पोजीशन में है, इसमें ये पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें ये सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ये रनिंग कर रहे हैं, ये जो है धीरे धीरे वॉक कर रहे हैं। पहली wants to know why we yawn when we are sleepy और drowsy। जब भी हम स्लीपी और ड्राउजी होते हैं तब हम यॉर्निंग क्यों करते हैं, वो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया। यॉर्निंग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है, जब हम ड्राउजी होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। तो जैसे ही हम यॉर्निंग करते हैं तो हम उससे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अपने लंग्स तक पहुंचा पाते हैं। इसी कारण से हम यॉर्निंग करते हैं जब भी हम ड्राउजी या स्लीपी फील करते हैं। Can you say in which activity the rate of breathing will be the slowest and in which is the fastest? Assign number to the pictures in order to increasing rate of breathing according to your experience। अब आप बताइए कि सबसे ज्यादा ब्रीदिंग रेट किस में स्लो डाउन होगा। तो इसमें सबसे कम जो है ब्रीदिंग रेट किसकी होगी, जो स्लीपिंग पोजीशन में है। जैसे हमने पढ़ा था, जब हम ड्राउजी फील करते हैं, स्लीपी होते हैं, तब हमारी ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो जाती है। तो सबसे कम ब्रीदिंग रेट किसकी होगी, जो स्लीपिंग पोजीशन में है। और सबसे फास्ट ब्रीदिंग रेट किसकी होगी, जो रनिंग में है। जो रनिंग कर रहे हैं उनकी सबसे फास्ट ब्रीदिंग होगी, फास्ट ब्रीदिंग करेंगे वो। तो अब हमें इनको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है कि सबसे कम किसकी है, फिर उसके बाद किसकी होगी, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसकी होगी। थर्ड नंबर पे आप लिखेंगे जो धीरे धीरे वॉक कर रहे हैं उनकी होगी। देन फोर्थ नंबर पे आप लिखेंगे जो कपड़े धो रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी है तो इसलिए इनकी होगी। देन उसके बाद जो स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, और देन उसके बाद जो रनिंग कर रहा है। तो इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी आपकी ब्रीदिंग रेट। हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम मैकेनिज्म समझते हैं ब्रीदिंग का। वी टेक इन एयर थ्रू अवर नोस्ट्रिल्स, व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू अवर नोस्ट्रिल्स इनटू द नेजल कैविटी, फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेज अवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप, लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। अब ये देखिए, आपको डायग्राम की हेल्प से मैं बताती हूँ। नोस्ट्रिल क्या होती है, जो आपकी नोज की ओपनिंग होती है वो होती है आपकी नोस्ट्रिल, वहां से आपने एयर को इनहेल किया है। देन उसके बाद ये नेजल कैविटी है आपकी, ये जो एरिया होता है नेजल कैविटी होता है, यहाँ पर आपकी एयर आई है। देन उसके बाद ये ट्रैकिया से होते हुए आपके लंग्स में चली जाएगी। लंग्स कहाँ है आपके, जो आपकी चेस्ट कैविटी होती है, ये आपकी चेस्ट है। तो चेस्ट में जो आपके स्पेस होता है वहां पर आपके लंग्स होते हैं, और लंग्स ऊपर से किससे जो है कवर होते हैं, ये है आपकी रिब्स। आप टच करके भी देखेंगे स्टूडेंट तो आपको महसूस होंगी कि आपकी रिब्स है यहाँ पर, और इसके अंदर आपके लंग्स होते हैं, सो दैट कि वो प्रोटेक्ट रह सकें। ये आप स्केलेटल सिस्टम में जो है पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स, ये रिब्स से जो है सराउंडेड होती है, कवर्ड होती है ऑन दी साइड्स में। अ लार्ज मस्कुलर शीट्स कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। अब फ्लोर जो है, ये फ्लोर पे जो है आपके, ये है आपकी चेस्ट कैविटी में, इसे कहा जाता है डायफ्राम। A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. Breathing involves the movement of the diaphragm and the rib cage. आपने देखो जब भी आप ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको योगा में करवाई जाती है, कोई फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जब आप ब्रीदिंग को महसूस कर पाते हैं, तब आप देखेंगे कि आपका रिब्स मूव करता है एंड आपका डायफ्राम भी मूव करता है जब आप इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स, डायफ्राम मूव्स डाउन। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अभी देखिए, ये मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ, आपकी बुक में बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। ये है आपका, जब आप इनहेल करते हैं तो आपका डायफ्राम क्या होता है, वो डाउन साइड में जाता है, मतलब कि क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। और आपकी रिब्स भी क्या है, वो मूव आउट, मतलब बाहर की तरफ आती है, दैट मींस एक्सपेंड हो जाती हैं। तो जब आप एयर अंदर ले रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रही हैं आपकी रिब्स और आपके डायफ्राम। और जब आप एयर को एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, वो दोबारा से अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, या आप श्रिंक कह सकते हैं कि वो जो है वो उसका स्पेस कम हो रहा है। इसमें एक्सपेंड हो रहे थे, इसमें जो है वो दोबारा से अपनी
अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, डायफ्राम मूव्स बैक। आप खुद जो है इनहेल और एक्सहेल करके देखिए स्टूडेंट, और अपनी रिब्स को टच कीजिए और अपने टमी के ऊपर वाले पार्ट को टच कीजिए जहां पे आपका डायफ्राम होता है, तो आपको ये फील होगा कि आप जब इनहेल करते हैं तो आपका डायफ्राम जो है वो मूव्स डाउनवर्ड पोजीशन में जाता है और आपकी रिब्स जो है वो बाहर की तरफ आती है, आउट पोजीशन में आती है। और जैसे ही आप एक्सहेल कर देते हैं तो क्या होता है, ये ऑपोजिट हो जाता है, मतलब कि आपका डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाता है और आपकी रिब्स जो है दोबारा से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं। During exhalation, ribs move down and inwards while diaphragm moves up to its former position. This reduces the size of the chest cavity and air is pushed out of the lungs. इससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी में जो एयर थी वो बाहर निकालने के लिए क्या हो जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। अब कोई भी चीज, अब आप एयर जो है, जब एक बलून के अंदर आप एयर फिल करते हैं तो क्या होता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। जब उसकी एयर निकल जाती है, मान लीजिए आपने किसी धागे से बांधा नहीं है या फिर वो बर्स्ट हो गया है, तो उसकी एयर जो है बाहर आ गई है, तो क्या होगा, वो जो है दोबारा से रिड्यूस हो जाएगा उसका साइज। तो यही होता है कि एक्सपेंड होना और रिड्यूस होना, कि भाई जब भी आप एयर को इनहेल कर रहे हैं तो क्या होता है, आपके रिब्स जो हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं, आउटवर्ड मूव करते हैं, और आपका डायफ्राम जो है वो डाउन साइड में मूव करता है। और जैसे ही आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आपका डायफ्राम दोबारा से ऊपर की साइड मूव करता है और आपके रिब्स भी जो है ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। दीज मूवमेंट्स इन अवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजीली, ये आप इजीली फेल्ट कर सकते हैं जब आप टच करके देखेंगे अपने रिब को। टेक अ डीप ब्रीथ, आप डीप ब्रीथ लीजिए। कीप योर पाम ऑन योर एब्डोमेन, अपने एब्डोमेन पे अपना पाम मतलब कि अपनी हथेली रखिए। फील द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड। आपको देखिए योगा में स्टार्टिंग में यही सिखाया जाता है। योगा बेसिकली है क्या स्टूडेंट, जैसे प्राणायाम आपको सबसे पहले सिखाया जाता है, तो उसमें यह है ब्रीदिंग प्रैक्टिस ही करवाई जाती है आपको, और इसी से पर्सन हेल्दी रहता है। ब्रीदिंग प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट है आपके लिए। आप डीप ब्रीथ कीजिए और इसी तरह से आप ब्रीदिंग इन करेंगे एंड आउट करेंगे। तो डीप जब आप करेंगे तो क्या होगा, आपके पर्टिकुलर आपके हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो पाएगी। एब्डोमेन का टच करके देखेंगे तो आप जब इनहेल करते हैं स्टूडेंट तो क्या होता है, एब्डोमेन आपका क्या होता है, एक्सपेंड होता है, बाहर की तरफ आता है। और जब आप एक्सहेल कर देते हैं तो आपका एब्डोमेन दोबारा से अपनी पोजीशन में चला जाता है इनवर्ड्स। After having learned that during breathing there are changes in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition. तो आपने ये देखा ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, चेस्ट कैविटी का साइज जो है वो चेंज होता है। जब भी हम इनहेल करते हैं तो चेस्ट हमारी एक्सपेंड होती है, और जब हम एक्सहेल कर देते हैं चेस्ट हमारी दोबारा से अपनी पोजीशन में चली जाती है। Everyone was boasting that he or she could expand it द मैक्सिमम। हाउ अबाउट डूइंग द एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट्स। आप ये एक्टिविटी अपने क्लासमेट्स के साथ करके देख सकते हैं कि जब आप इनहेल करते हैं तो कितनी आपकी चेस्ट जो है, आपकी रिब्स जो है वो एक्सपेंड हो रही हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स। स्मोकिंग जो होती है उससे लंग्स आपके डैमेज हो सकते हैं। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक टू कैंसर, और स्मोकिंग से क्या होता है, कैंसर भी हो सकता है। इट मस्ट बी अवॉइडेड, उसे अवॉइड करना चाहिए हमेशा। और उसके ऊपर हमेशा आपने देखा होगा कि कोई भी स्मोकिंग का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके ऊपर एक बड़े बड़े अक्षरों में क्वेश्चन लिखा होता है कि इट कॉजेज कैंसर, तो इसको बेटर है अवॉइड किया जाए। The air around us has a various type of unwanted particles such as smoke, dust, pollens, etc. When we inhale, the particles get trapped in the hair present in our nasal cavity. However, sometimes these particles may get past the hair in the nasal cavity. This may irritate the lining of the cavity, as a result of which we sneeze. Sneezing expels these foreign particles from the inhaled air and a dust-free clean air enters our body. देखिए अब क्या होता है, हम जो एयर ले रहे हैं, एयर जो हम इनहेल करते हैं, जैसे कि आपको बोला जाता है एयर रिच इन ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ही इनहेल कर रहे हैं स्टूडेंट। उसके अंदर वो सारी गैसेस होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। अब एयर पोल्यूटेंट्स आपने पढ़ा है एयर पोल्यूशन वाले चैप्टर में जो आपके 6th क्लास में था, उसमें क्या होता है, आपकी एयर में स्मोक भी प्रेजेंट होती है, डस्ट भी प्रेजेंट होते हैं, पोलन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और तरह के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो सब हम इनहेल करके अपने अंदर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जो हमारे नोस्ट्रल्स होते हैं इनके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। वो हेयर क्या करते हैं, वो हेयर्स जो हैं वो इसको, जैसे आपका छलनी देखी होगी, छलनी सीविंग, जो वो क्या काम करती है, जैसे आप चाय छानते हैं तो उसमें क्या है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। आटा छानते हैं तो उसमें क्या है, जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो ऊपर रह जाएंगी, और जो चीजें हमें चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती हैं, वो आप उसका यूज कर लेंगे। तो इसी तरह से आपका क्या होता है, नोज के अंदर भी हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं, जिससे कि वो पार्टिकल्स जो हैं ताकि अंदर एंटर ना कर पाए। और फिर भी अगर वो पार्टिकल अंदर एंटर कर देते हैं तो आपने देखा होगा ना कि हम बोल देते हैं एलर्जी हो गई है, ऐसे तो इस चीज से, किसी चीज से एलर्जी हो गई है, जो इसको बार बार स्नीजिंग हो रही है, जैसे आपको जो है नोज में इरिटेशन होने लग जाती है और आपको फिर स्नीजिंग होने लग जाती है। तो वो इसी वजह से होती है स्टूडेंट कि कोई भी पार्टिकल्स जब आपके हेयर्स को पास करके अंदर चला जाता है तो क्या होता है, वो आपको अंदर से इरिटेशन कोज करता है, और उसी कारण से आपको स्नीजिंग होती है। स्नीजिंग में क्या होता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स, जो भी डस्ट आपके अंदर चली गई है, वो उसी स्नीज से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो आप ये समझ गए स्नीजिंग से क्या प्रोसेस होता है। जब भी कोई आपके पॉल्यूटेंट्स मान लीजिए आपके नोज में एंटर भी कर जाते हैं तो आपके नोज के अंदर क्या होता है, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है,
हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आपके एक सीविंग का काम करते हैं कि भाई जो एयर साफ है उसी को अंदर भेजते हैं, और जो पोल्यूटेंट्स हैं उसको क्या कर देते हैं, अंदर नहीं एंटर करने देते, उसको वहीं से वापस भेज दिया जाता है। या फिर अगर वो अंदर एंटर कर भी जाते हैं तो क्या होते हैं, वो इरिटेशन कोज करते हैं अंदर, जिससे हम स्नीजिंग छींकते हैं, और छींकने के कारण वो क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स अंदर गए थे वो दोबारा से बाहर एक्सपेल आउट हो जाते हैं। टेक केयर व्हेन यू स्नीज, जब भी आप स्नीज करते हैं, यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन। इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब भी आप स्नीजिंग करते हैं या कॉफिंग करते हैं तो उसमें क्या है, अपने माउथ को, अपने नोज को जो है कवर करके रखना चाहिए, सो दैट कि जो पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स आपके अंदर एंटर हो गए थे वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट ना कर दें। इसी कारण से आपको कवर करना चाहिए जब भी आप स्नीजिंग करते हैं या कॉफिंग करते हैं। नेक्स्ट आपकी आ गई है एक्टिविटी 6.4 आ गई है। इसमें क्या करना है, टेक अ डीप ब्रीथ। आप डीप ब्रीथ लेंगे। डीप ब्रीदिंग इस पे इसलिए बोली गई है सो दैट कि आपकी जो रिब्स हैं आप उसको जो है अच्छी तरह से मेजर कर पाए कि आपकी चेस्ट जो है कितनी एक्सपेंड हो रही है और कितनी मूव बैक जा रही है। तो मेजरिंग द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.2। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट्स shows the maximum expansion of the chest. We can understand the mechanism of breathing by a simple model. तो इस मॉडल से हम जो है इजीली समझ पाएंगे कि ब्रीदिंग हमारी एक्सरसाइज होती क्या है। आपको क्लासमेट के नेम लिखने हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेल करते टाइम उनकी चेस्ट जो है मेजरिंग टेप से नापनी है आपको, और एक्सहेल करते टाइम भी सेम प्रोसेस से आपको मेजर करनी है। और फिर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जब भी हम इनहेल करते हैं एयर को तो क्या होती है, रिब्स हमारी आउट, बाहर की तरफ आती है, एक्सपेंड होती है, और हमारा डायफ्राम जो है मूव्स डाउन पोजीशन में जाता है। और जब भी हम एक्सहेल करते हैं, मतलब कि एयर को आउट करते हैं अपने नोज से, तो क्या होता है, रिब्स हमारी मूव बैक, दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाती है, एंड डायफ्राम भी जो है बैक पोजीशन में अपने दोबारा से चला जाता है। तो ये आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इजीली समझ पाएंगे। ये आपकी एक्टिविटी 6.5 नीचे इसकी फिगर दी हुई है, हम उसको देख के समझते हैं। एक वाइट प्लास्टिक बोतल लेनी है आपको, उसका बॉटम आपको रिमूव कर देना है। गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब। एक वाई शेप की ग्लास या प्लास्टिक की ट्यूब लेनी है। मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। अब ये देखिए, एक वाइट प्लास्टिक बोतल आपने ले ली है। वाइट प्लास्टिक बोतल के बाद आपने वाई शेप्ड की कोई भी प्लास्टिक की या ग्लास की ट्यूब ले लेनी है, और आपका जो लिड होगा इस बोतल का उसमें एक होल कर लेना है सो दैट कि ये जो आपकी ट्यूब है ये उसमें से पास हो सके। नीचे से बॉटम इसका रिमूव कर देना है। बॉटम रिमूव करने के बाद नीचे एक जो है रबर शीट इसके साथ अटैच कर देनी है विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड टू द फोक्ड एंड ऑफ द ट्यूब। फिक्स टू डिफ्लेटेड बलून्स। देखिए, डिफ्लेटेड बलून्स कौन से होते हैं, जिसमें कि हवा नहीं होती है। एंड फोक्ड एंड कौन सा होता है आपका, फोक्ड एंड का मतलब है इस तरह का एंड होना उसका, ये फोक्ड एंड है। जो ये वाई शेप की आपने ट्यूब ली है तो ये इसका फोक्ड एंड है। यहां पर जो है 2 बलून्स आप लगा देंगे जो कि डिफ्लेटेड बलून होंगे, मतलब कि जिसमें कोई हवा नहीं होगी। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन फिगर। इस तरह से बॉटल में लगाएंगे जैसे आपको फिगर में नीचे दिखा रखा है। नाउ कैप द बॉटल, सील इट टू मेक इट एयर टाइट। अब बॉटल की कैप लगा देंगे ऊपर से और इस तरह से सील कर देंगे कि वो एयर टाइट बंद हो जाए। टू द ओपन बेस, ओपन बेस में क्या करेंगे आप, बॉटल टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ रबर बैंड। आप रबर बैंड तो इसमें जो है रबर शीट या फिर आप इसमें जो है प्लास्टिक शीट कुछ भी बांध सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड, वो यहाँ पर बांध देंगे आप। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स एंड वॉश द बलून। अब क्या करेंगे, जैसे हम एक्सपेंशन देखते हैं, एक्सपेंशन का मतलब जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, उसमें हवा भरती है। तो इसी तरह से जब हमें एक्सपेंशन देखनी है इन बलून्स के अंदर तो हम क्या करेंगे, जो रबर शीट थी उसको हम डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ खींचेंगे, तो उससे क्या होगा, ये बलून जो है इसके अंदर हवा भरनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो है बलून के अंदर हवा है। नेक्स्ट, पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बलून। अब आपने क्या किया, इसमें तो जो है आपको दिख रही है नीचे प्लास्टिक शीट नीचे आई हुई है जो कि नीचे की तरफ पुल की गई है। अब आप उस प्लास्टिक शीट को दोबारा पुश कर दोगे ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, वो बलून्स में से दोबारा से एयर बाहर निकल जाएगी। तो इससे आपको पता लगता है हमारी ब्रीदिंग कैसे होती है। जब हम इनहेल करते हैं हमारा डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है, हमारे लंग्स जो है वो एक्सपेंड होते हैं। ये लंग्स का यहाँ पे करके दिखा रहे हैं काम जो आपके बलून है। एंड यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो दोबारा से अपनी पोजीशन में आ जाते हैं और एक्सपेंड कब हो जाते हैं, जब हम इनहेल करते हैं। नाउ पुश द रबर एंड प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बलून। डिड यू सी एनी चेंज इन द बलून? यस, ये आपको चेंज दिखाई दे रहा है। व्हाट डू द बलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट? बलून इस मॉडल में क्या शो कर रहे हैं आपको, लंग्स शो कर रहे हैं। व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट? रबर शीट क्या है इसमें, ये है आपका डायफ्राम।
नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब आप जो है इसमें आप बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि किस तरह से आपकी रिब्स जो है वो मूव आउट बाहर की तरफ आ रही हैं, क्योंकि आपके लंग्स एक्सपेंड करते हैं, और इसमें जो है रिब्स आपकी दोबारा से पोजीशन में जा रही हैं जब हम बाहर एक्सहेल करते हैं। और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जैसे आपने रबर शीट को नीचे की तरफ पुल किया था, तो नीचे की तरफ जब मूव करेगा इसका मतलब कि इनहेल कर रहे हैं एंड एक्सपेंड है। डायफ्राम जो है मूव्स बैक, वापस चला गया है अपनी पोजीशन पे, एंड रिब्स जो है वो भी अपनी पोजीशन पे वापस चली गई है जब हम एक्सहेल कर रहे हैं। तो यही एक्सपेरिमेंट इसमें शो कर रखा है। आपकी एक्टिविटी आ गई है 6.6। इसमें क्या है, व्हाट डू वी ब्रीद आउट। हम ब्रीद आउट क्या करते हैं। हम सबको पता है स्टूडेंट कि हम जो एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ब्रीद आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं कि उसका क्या टेस्ट है। टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बोतल। आपने ऐसी एक टेस्ट ट्यूब लेनी है या प्लास्टिक बोतल, आप कुछ भी ले सकते हैं। मेक अ होल ऑन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन दी बोतल। आप बोतल के ऊपर उसकी कैप लगा देंगे, उसका लिड लगा देंगे और उसके अंदर एक होल बना लेंगे। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन दी टेस्ट ट्यूब। आप टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डालेंगे। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू दी होल इन द लिड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन द लाइम वाटर। आप लाइम वाटर के अंदर वो डिप कर जाए और उसके लिड के अंदर से जो अपने होल बनाया था उसके अंदर से एक स्ट्रॉ को पास कर देंगे, और इतना पास करेंगे कि लाइम वाटर के अंदर वो डिप हो जाए। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू दी स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स। आप फ्यू टाइम्स आपको ब्लो करना है, जो स्ट्रॉ आपकी उसके अंदर है उसमें कुछ टाइम तक आपको ब्लो करते रहना है। इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द लाइम वाटर। क्या कोई अपीयरेंस में चेंज आएगा लाइम वाटर के। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन चैप्टर 5। जो आपका चैप्टर 5 था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें आपने क्या पढ़ा था स्टूडेंट। उसमें आपने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट उसको क्या करता है, मिल्की टर्न कर देता है, मतलब कि वो व्हाइटिश कलर का हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है। तो यस, उसके अपीयरेंस में चेंज आएगा जब हम ब्लो करते हैं, क्योंकि हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को। तो वो क्या करेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जो लाइम वाटर होगा उसमें क्या बन जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, जिससे कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और जो कि आपके उस लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। You are aware that air we inhale or exhale is a mixture of gases. What do we exhale? हम exhale क्या करते हैं? Do we exhale only carbon dioxide or a mixture of gases along with it? देखिए, हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल कर पाएं या कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ छोड़ पाएं, लेकिन उसको मतलब उसकी क्वांटिटी उसमें ज्यादा जरूर होती है, लेकिन प्योरली वो नहीं होती है। You have also observed that if you exhale on a mirror, जब आप मिरर के ऊपर एक्सहेल करेंगे, a film of moisture appear on its surface, तो उसकी सरफेस पे एक फिल्म टाइप बन जाएगी। ये ड्रॉपलेट कहां से आते हैं, जो एयर हम एक्सहेल करते हैं उसके अंदर, इसका मतलब कि वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, उस एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसी कारण से उसके ऊपर एक फिल्म बन जाती है। बोजो वॉन्ट्स टू नो हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन दी लंग्स। कितनी एयर जो है अब एक पर्सन जो है होल्ड कर सकता है अपने लंग्स के अंदर। ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग टू टेक इन मोर एयर। अब देखिए, प्राणायाम आपको बताया जाता है कि मॉर्निंग में आपको प्राणायाम करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। प्राणायाम को एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोला जाता है कि कैसे आपको ब्रीद इन करना है, कैसे आपको एक्सहेल करना है, तो वो आपको सिखाया जाता है प्रॉपर प्राणायाम के अंदर। तो वो आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए मॉर्निंग में। उससे क्या होता है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, आप ज्यादा से ज्यादा एयर को इनहेल कर पाते हैं। दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड इन दी ब्लड सेल रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। जितनी ऑक्सीजन आप ज्यादा इनहेल करेंगे उतनी ही जो है एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगी। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर जो हम लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो एक्सहेल हम करते हैं उसमें 16.4% ऑक्सीजन एंड 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी। ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अब सब एनिमल्स के पास तो देखिए लंग्स नहीं होते हैं, तो हर एनिमल किस तरह से ब्रीथ करता है। एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लॉयन, काउज, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बीइंग। तो वो सब हमारी तरह ही जो है ब्रीथ करते हैं, उनके भी लंग्स होते हैं चेस्ट कैविटी में, तो उसी से वो रेस्पिरेट करते हैं। हाउ डू अदर एनिमल ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ। बाकी ऑर्गेनिज्म कैसे ब्रीथ करते हैं। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेट अस फाइंड आउट। क्या सबके पास जो है लंग्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स के पास होते हैं, तो ऐसा नहीं है। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आगे है कॉकरोच का। कॉकरोच हैज अ स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी, अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव द सिमिलर ओपनिंग्स। देखिए, ऐसी जो साइड्स में इनके इस टाइप की ओपनिंग्स होती हैं इंसेक्ट्स के, तो उसे बोला जाता है स्पिरेकल्स। These openings are called spiracles. Insects have a network of air tubes called trachea for gas exchange, और इनका एक नेटवर्क होता है इस टाइप का। देखिए, ये नेटवर्क दिखाई दे रहा है आपको, इसे बोला जाता है ट्रैकिया।
जो गैस एक्सचेंज करता है। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पेरिकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यूज एंड रीचेस एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। होता है इनका ब्रीदिंग का तरीका कि किस तरह से ये ब्रीथ करते हैं। सबसे पहले स्पेरिकल्स के थ्रू एयर एंटर करेगी, उसके बाद ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया में जो है एयर, जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है, वो क्या करती है, वो हर बॉडी ऑर्गन तक, बॉडी टिश्यू तक पहुंचा दी जाती है, ईच सेल ऑफ द बॉडी तक पहुंचा दी जाती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर होती है वो क्या करती है, वो दोबारा से ट्रैकियल ट्यूब्स में आती है। ट्रैकियल ट्यूब से होते हुए वो स्पेरिकल्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। These air tubes और ट्रैकिया are found only in insects and not in any other group of animals। ये सिर्फ इंसेक्ट में ही पाया जाता है, जो ये स्पेरिकल्स होते हैं और ट्रैकियल जो ट्यूब होती है वो सिर्फ आपके इंसेक्ट्स में ही पाया जाता है, बाकी किसी एनिमल में नहीं पाया जाता। तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा होप्सो कि कॉकरोच को जो है वो किस तरह से ब्रीथ करता है। नेक्स्ट आ गया है अर्थवॉर्म। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 6 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। हमने ये पढ़ा है कि अर्थवॉर्म जो है 6th क्लास में आपने ये पढ़ा था कि अर्थवॉर्म जो है वो थोड़े मॉइस्ट होते हैं, गिलगिले से होते हैं। जब आप उन्हें टच करके देखेंगे या बारिश के दिनों में आपको बहुत दिखते हैं बाहर रोड पे, तो वो क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, स्लीमी से होते हैं। जब उन्हें टच किया जाता है वो कहां से ब्रीथ करते हैं, अपनी स्किन के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। The skin of the earthworm feel moist and slimy on touching. Gases can easily pass through them. Gases जो होती हैं वो easily उसमें से पास हो सकती हैं उनकी स्किन में से। दो फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, फ्रॉग के पास जो है पेयर ऑफ लंग होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग के पास होते हैं, लेकिन वो भी अपने स्किन से जो है ब्रीथ कर पाते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि फ्रॉग को भी, तो वो भी मॉइस्ट एंड स्लिपरी होते हैं टच करने पे। तो इसमें अब बोजो पूछ रहा है, बोजो वांट्स टू नो इफ कॉकरोचेस, स्नेल, फिश, अर्थवॉर्म एंड मॉस्किटोज आल्सो हैव लंग्स। तो इसका आंसर है नो, इनके पास लंग्स नहीं होते हैं। इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, जो स्मॉल ओपनिंग्स होती है जिसे कि स्पेरिकल्स बोला जाता है, और ट्रैकियल ट्यूब होती है जिसमें कि गैस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट आपका आ गया है, बोजो has seen in television program that whales and dolphin often come up to the water surface. They even release a fountain of water sometime while moving upwards. Why do they do so? देखिए स्टूडेंट्स, डॉल्फिन और व्हेल जो होती हैं, they both are mammals, और इसीलिए इनके पास लंग होते हैं ब्रीथ करने के लिए। They don't have gill, जैसे कि फिशेस में अभी हम पढ़ेंगे कि फिशेस जो है वो कैसे आपकी ब्रीथ करती हैं, वो गिल्स के थ्रू करती हैं। लेकिन जो डॉल्फिन और व्हेल होती हैं, ये क्या होती है, इनके पास लंग होते हैं और ये एयर लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए जो है सरफेस पे आते हैं। ये देखिए कि यहाँ पर जो होता है स्टूडेंट, ये ब्लो होल होता है, जैसे कि हम नोज से जो है एयर इन एंड आउट करते हैं, उसी टाइप से ये ब्रीथ जो करते हैं वो यहीं से करते हैं, ये यहाँ से एयर का इनटेक करते हैं। आपका टॉपिक आ गया है ब्रीदिंग अंडर वाटर। अब हम एक्वेटिक एनिमल्स पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे ब्रीथ करते हैं। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर? देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर, हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? अब हम देखने वाले हैं एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो किस तरह से ब्रीथ करते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। गिल्स जो होती हैं फिश के अंदर, वो हेल्प करती हैं कि वो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है वाटर के अंदर उसको यूज करें और अपने सेल तक पहुंचा पाते हैं। गिल्स आर दी प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। ये देखिए गिल्स दिख रही है आपको जो इनकी स्किन पे प्रेजेंट होता है। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब कैसे ब्रीथ करते हैं कि फिश जो होती है वो अपने माउथ से जो है वाटर का इंटेक करती है। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसमें ऐसे तो है नहीं कि वो एयर से जाके ब्रीथ करके आ रही हैं, वाटर के अंदर ही जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसी को ये इनहेल करती हैं। देन उसके बाद वो गिल्स तक पहुंचाती हैं। गिल्स के अंदर जो पैसेज होता है वो क्या करता है, उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, उनके अंदर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर होने के बाद वो अदर सेल तक जाती है और बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाती है। फिश की बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एयर होती है, वो भी गिल्स के थ्रू ही पास आउट हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से ये ब्रीथ करते हैं, इस तरह से गैसियस एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं एंड ऑक्सीजन को लेते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेट करते हैं? ये क्वेश्चन भी देखिए मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि प्लांट्स जो है वो तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, मैं आपको पूरा बताती हूँ अभी। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था। दे ऑल्सो टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए डे टाइम में क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी पिछले चैप्टर में भी बताया है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसमें मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है कि लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो डे टाइम के अंदर ओपन हो जाते हैं। डे टाइम के अंदर ओपन किस लिए होते हैं? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सके और ऑक्सीजन वहां से रिलीज हो सके, सो दैट की फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो वो बहुत जरूरी होता है, उस टाइम वो ओपन हो जाते हैं और उसी से जो है वाटर वेपर्स ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है। अब आपका नाइट टाइम में क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। उस टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, आपके क्या होते हैं, स्टोमेटा के पोर्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा के पोर्स क्लोज होने से क्या होता है, एक तो जो वाटर लॉस होता है वो नहीं होता है, आपके प्लांट्स में से वाटर ज्यादा लूज नहीं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इन नहीं हो पाती है। तो उस टाइम वो क्या करते हैं, वो रेस्पिरेट करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं।
इन दी सेल्स ऑक्सीजन इज यूज ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जैसे कि आपकी बॉडी में होता है, ह्यूमंस की बॉडी में कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में, उसी तरह से क्या होता है ऑक्सीजन यूज होती है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्लांट्स में भी, और वो क्या बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे कि अदर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, हर पार्ट जो होता है प्लांट का वो ऑक्सीजन का इंटेक करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। आपने ये चैप्टर फर्स्ट में पढ़ भी लिया है कि लीव्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्ट्रोमेटा कहते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहेली जानना चाहती है, पहेली वांट्स टू नो वेदर रूट्स which are underground also take in oxygen, if so how। देखिए रूट्स की भी जो होती हैं वो भी ऑक्सीजन लेती हैं, कैसे लेती हैं, क्योंकि सॉइल्स एंड रॉक्स होती हैं आपकी अंडरग्राउंड में, तो उसमें क्या होता है, उसमें बीच में पोर्स बने होते हैं, बीच में जो होती है स्पेस होता है, उसमें क्या होता है एयर फिल्ड होती है। ये देखिए ये आपकी रूट है जैसे, तो यहाँ पर सोयल पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर एयर स्पेस है, ये देखिए खाली स्पेस होता है एयर स्पेस, तो वहीं से वो क्या करते हैं ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स द रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सोयल पार्टिकल के बीच में जो एयर स्पेस प्रेजेंट होता है उसमें से वो ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, क्योंकि उन्हें भी जो है उतनी ही एनर्जी चाहिए जितने की प्लांट के बाकी पार्ट्स को चाहिए होती है। You guess what would happen if a potted plant is overwatered। देखिए जब भी पोटेड प्लांट को ओवर वाटर, मतलब एक पॉट में आपने प्लांट लगा रखा है और आप उसको ओवर वाटरिंग करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा पानी दे देंगे, तो उससे क्या होता है आपका प्लांट जो है वो मर सकता है, आपका प्लांट खराब हो सकता है। किस लिए खराब हो सकता है, क्योंकि रूट को जो है एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, क्योंकि सोयल के बीच में जो एयर पार्टिकल्स स्टेम एयर स्पेस प्रेजेंट है, वाटर क्या करेगा इसको पूरे को फिल कर देगा, और पूरे को फिल कर देगा तो उसके बाद प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और ना मिलने के कारण क्या है वो ब्रीथ इजीली नहीं कर पाएगी, और इस कारण से वो डाई हो जाएगा आपका प्लांट। इसीलिए बोला जाता है जो भी पोट के अंदर प्लांट होते हैं उनकी जब ऊपर की सैंड जो है वो ड्राई हो जाए तब उसके बाद उसको वाटरिंग करनी चाहिए, अदरवाइज जो है ओवर वाटरिंग करने से क्या होता है उसके स्पेस जो है फिल हो जाते हैं, रूट जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाती, इस कारण से आपका प्लांट डैमेज हो सकता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न थ्रू रेस्पिरेशन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रिस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन जो है वो एक बहुत ही बड़ा जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सर्वाइवल के लिए और एनर्जी लेने के लिए। तो ये हमने पढ़ लिया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और बाकी ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स और एनिमल्स सब जो है किस तरह से ब्रीथ करते हैं वो हमने इस चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब इसके कीवर्ड्स आ गए हैं, कीवर्ड स्टूडेंट आपको जरूर पढ़ने चाहिए, उससे क्या होता है आपका पूरा चैप्टर जो होता है उसका आपको पूरा रिकैप मिल जाता है कि हमने क्या क्या पढ़ा था। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है, जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड, आपका ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो है वो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसका एग्जाम्पल यीस्ट है आपका। ब्रीदिंग रेट क्या होता है कि 1 मिनट के अंदर हम कितना एक्सेल कर रहे हैं और कितना इनहेल कर रहे हैं, वो होता है आपका ब्रीदिंग रेट, जो हम 1 मिनट के अंदर काउंट करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सा होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जब आप जो फूड ले रहे हैं वो हीमोग्लोबिन के थ्रू आपके लंग से लिया जा रहा है और फिर जो है वो पूरे बॉडी में पंप किया जा रहा है हार्ट के थ्रू, और उसके बाद वो ऑक्सीजन जब आपके जो है पर्टिकुलर सेल तक पहुंचती है तो वहां पर क्या होता है ब्रेकडाउन होता है आपके फूड का, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आपकी एनर्जी रिलीज होती है, उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम वो पार्ट होता है जो कि आपकी कहां होता है, चेस्ट कैविटी के बिल्कुल नीचे होता है, जिसमें कि आप इनहेल करते हैं तो डायफ्राम जो है नीचे की तरफ जाता है, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो वो मूव बैक अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। एक्सेलेशन क्या होती है, जब आप कोई भी एयर जो है उसको एक्सेल बाहर निकाल रहे हैं उसे एक्सेल कहा जाता है, आउट कर रहे हैं उसे एक्सेलेशन कहा जाता है। इनहेलेशन क्या होती है, जो कि आप अंदर ले रहे हैं, जैसे कि आप ऑक्सीजन रिच एयर को तो जो है इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को जो है एक्सेल कर देते हैं। गिल्स होते हैं फिश के रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो कि वेल सप्लाइड ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके अंदर जो कि प्रोजेक्शन उनकी स्किन पे दिखाई देती है, जिससे कि वो ऑक्सीजन का इंटेक कर पाते हैं और अपने सारे सेल्स तक पहुंचा पाते हैं। लंग्स क्या होते हैं, सभी मैमल्स के लंग्स जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है इनसे, जिससे हम रेस्पायर कर पाते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को हम इनहेल कर पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम एक्सेल कर पाते हैं। इनहेलेशन मैंने आपको बता दिया, एक्सेलेशन के साथ इनहेलेशन मतलब जो हम ऑक्सीजन रिच एयर ले रहे हैं उसे हम कह रहे हैं इनहेलेशन, इनहेल करते हैं जिसे हम। स्पिरिकल्स क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स के अंदर ओपनिंग होती है उनके साइड्स में, जिससे कि एयर पास होती है उनकी बॉडी के अंदर, उसे कहा जाता है स्पिरिकल्स। क्या होता है, जब स्पिरिकल के थ्रू जब एयर पास होती है इंसेक्ट के अंदर तो उसमें जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है उसे सब सेल तक पहुंचाने का काम किसका होता है, ट्रैकिया का होता है, एंड जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर निकालने का काम भी ट्रैकिया के थ्रू ही स्पिरिकल से वो बाहर निकलता है इंसेक्ट की बॉडी से। रिब्स आपकी क्या होती है, रिब्स होती है चेस्ट बोन को रिब्स
रिब्स बोला जाता है, जो ये एक केज टाइप में अपना स्ट्रक्चर बना लेती है, इसे बोला जाता है रिब। और रिब क्या करती है, इट एनेबल द लंग्स टू एक्सपेंड। जब हम इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के टाइम तो ये एक्सपेंड हो जाती है, एंड जब हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं एयर को, तब ये क्या करती है, मूव बैक, अपनी पोजिशन में दोबारा से वापस आ जाती है।